आप टैक्स रिसिप्ट की बात करो, टैक्स रेवेन्यू की बात करो, दिस इज वन एंड सेम थिंग। अगर मैं पूछ रही हूँ टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं, तो टैक्स रिसिप्ट्स मैंने बताया था कि टैक्सेस आर मैंडेटरी पेमेंट्स, ऑब्लिगेशन है ये अपॉन इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू पे। ठीक है, आइए यहाँ आइए। अरे मैम वो बीच में जाम लग गया। अच्छा, ठीक है। तो टैक्स रिसिप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा दो बातों पे फोकस करना होता है। एक हमें फोकस करना होता है कि मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है ये ऑन इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट, और किसी भी इकोनॉमी में दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। टैक्स रिसिप्ट्स जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यही बातें होती हैं दो। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। जब आपसे पूछा जाए कि टैक्स रिसिप्ट्स कितने तरह की होती हैं, हाउ यू क्लासिफाई टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रिसिप्ट्स, देन यू से डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज not transferable, the impact and incidence, these are the keywords, the impact and incidence are on the same person. Indirect tax, the impact and incidence on the different person and it is transferable. ठीक है, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं? हमने कल जब पढ़ा था तो हमने कहा कि जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये हमारे पास टैक्स रिसिप्ट्स हैं और नॉन टैक्स हैं। जब हमने टैक्स की बात की तो हमने कहा ये डायरेक्ट टैक्स है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम नॉन टैक्स की बात करते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? जैसे कि हमने किसी को लोन दिया, उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमारी इकोनॉमी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तो हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो वो यहाँ आ गया। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एस्चीट्स क्या होती हैं? क्या होती हैं एस्चीट्स? हाँ हाँ हाँ, जैसे मर्जी बोलो। मतलब जैसे अगर मेरी कोई लैंड है और मेरा कोई आगे नहीं होगा, कोई भी हुआ मगर मर गया, तो जो लैंड होगा वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। हाँ, यानी कि इफ ए पर्सन डू नॉट हैव एनी लीगल हियर्स, then after death of that particular person, the assets related to that person goes to government. That is called escheat. अब देखा जाए तो this is not a recurring income. ऐसा थोड़ा ना हम सोचेंगे कि रोज कोई मरे और रोज हमारे पास इनकम आए, नहीं सोचेंगे ना। तो दिस इज नॉट अ रिकरिंग इनकम, बट बिकॉज इट इज नॉट creating any liability, not decreasing any asset, because इसका assets या liability पे कोई impact नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई लैंड भी हो सकती है, वो कोई मनी वैल्यू भी हो सकती है, वो ज्वेलरी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैटेगराइज नहीं किया, सिंपली इज दैट इज चीट। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं उनको जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं, फाइन्स, जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो जो फाइन देते हो, जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो जो आप उनको फीस देते हो, ये सब वीजा की भी फीस है, जितनी भी ये सब आपकी फीस होती हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो उसकी फीस लगती है। तो दीज ऑल आइटम्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, समझ में आया? और टैक्स तो हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये तो टैक्स है, ये टैक्स नहीं है।
ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है नहीं हो, और ये तो तब जाओगे फीस एंड फाइन्स आप तब दोगे जब आप उसके लिए जाओगे। अदरवाइज अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप क्या करोगे। एक और चीज होती है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम, पता है क्या होता है? ये तो तुम सब तो ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो। ये जो तुम्हारे इतने सारे एयरटेल वोडाफोन इनके टावर्स लगे होते हैं तो इनको एयर स्पेस नहीं मिलता, इनको एयर स्पेस मिलता है। वो जो एयर स्पेस है वो भी गवर्नमेंट का है, उस एयर स्पेस के बदले में भी उन्हें कुछ रेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सेल करती है। तभी तो जब कोई नई कंपनी आई थी, अब देखो जब मोबाइल फोन नए नए आए थे कभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी आजकल जितनी होती है। अभी क्या पता लगता है जब कंपनी आती है तो इतने सारे टावर्स इतने सारा स्पेस ले लेती है, उनकी लीज होती है कितने साल की होगी, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की। और फिर होता क्या है आफ्टर सम टाइम जब लीज एक्सपायर हो जाती है वो रिन्यू नहीं कराते, हम इधर से उधर पकड़ते रहते हैं टावर, कहीं पे कनेक्शन आ रहा है कहीं पे कनेक्शन आ रहा है, आएगा ही नहीं कनेक्शन क्योंकि उन्होंने सेल ऑफ स्पेक्ट्रम में वो रिन्यू ही नहीं कराई लीज, तो एयर से उनका कनेक्शन हट गया। ये जो स्कैम चल रहा है मामला, तो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम से भी गवर्नमेंट को एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है आज के टाइम में, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। ठीक है, तो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। एक्सटर्नल ग्रांट, अगर किसी भी तरह की कोई ग्रांट मिलती है, मतलब मान लो जैसे कोविड के समय हमें ग्रांट मिली, या किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी अर्थक्वेक आया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई, उसके लिए हमें ग्रांट मिली, तो वो होने को तो रिकरिंग नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि आए दिन अर्थक्वेक आ रहा है और हमें ग्रांट मिलने जा रही है, बट स्टिल ऑल दोज ग्रांट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उनको हम कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं लेते जबकि वो रिकरिंग नहीं है। तो ध्यान रखना, रिकरिंग इज नॉट द एक्चुअल बेस। रिकरिंग हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक में बोल देते हैं, बट नेवर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिकरेंस। ठीक है, रिकरेंस के बेस पे क्लासिफाई कभी नहीं करोगे। समझ में आई ये बात? तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नोट डाउन कर लो, फिर आगे कैपिटल रिसिप्ट्स करेंगे। हाँ, अब मैं सर्विसेज का तो मैं तो पूछ रहा था, जैसे हम पेट्रोल पंप में जाते हैं वहाँ पे उसकी सर्विसेज प्रोवाइड होती है तो वो क्या, वो तो आपने गए पेट्रोल खरीद लिया, पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। उसमें नॉन टैक्स, इसमें नॉन टैक्स और टैक्स की कोई बात ही नहीं आई है, तो आपने गए पैसे दिए सामान खरीदा, इसमें क्या मतलब है? इसका गवर्नमेंट के बजट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस पेट्रोल पंप वाले को जो इनकम हो रही है उस पर वो जो टैक्स लगा रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। गवर्नमेंट के पॉइंट से देखो ना, तुम अपने पॉइंट से क्यों देख रहे हो? तुमने जाके बाजार में पैसे खर्च किए तो दैट डजंट मैटर। गवर्नमेंट उसका हिसाब खुद नहीं रख रही है, आप रखो। गवर्नमेंट तो आपकी इनकम का हिसाब रखेगी और टैक्स ले लेगी। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या थी? कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या की थी हमने लास्ट क्लास में? एक मिनट, एक ही जन थोड़ा रिप्लाई करेगा। Either decrease in assets और increase in liability, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे? तो हेडिंग डिसइन्वेस्टमेंट्स होंगी, रिकवरी ऑफ लोन्स होंगे, बोरोइंग्स होंगी। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे। एक दो पॉइंट्स और, सेलिंग ऑफ मशीनरी आ जाएगी ना उसमें? हाँ, सेलिंग ऑफ मशीनरी। छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं हम, बड़ी बातें सोच रहे हैं ना। ठीक है, आएगी, सेल ऑफ मशीनरी भी आएगी, लेकिन मैं कह रही हूँ हम सरकार की बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरा पीएसयू बंद करने में लगे हैं, तुम एक मशीनरी पे अटका पड़ा है। हम पूरा पीएसयू बंद कर रहे हैं भाई, डिसइन्वेस्टमेंट।
ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिख लो कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड। कैपिटल रिसिप्ट्स में बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में बी डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। कैपिटल रिसिप्ट्स में बी डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ये हमारी डेप्ट क्रिएटिंग है। क्या मतलब समझ में आया इसका? क्या डिफरेंस है दोनों में? डेप्ट क्रिएटिंग में एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड इंटरनल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड इंटरनल बोरोइंग्स कौन सी होती है ये? What are external and what are internal borrowings? इनके नाम से भी पता लग रहा है, थोड़ा दिमाग खोल लो। जब दूसरी कंट्री से पैसा ले रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया, जब अपने भाइयों से पैसा ले रहे हैं तो इंटरनल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इफ टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर दिल्ली गवर्नमेंट से ले लिया, जो कि कभी हो नहीं सकता, बट चलो है हो ही नहीं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं लेगी। बट चलो एनीवेज, बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल बैंक से भी। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इंटरनल बोरोइंग्स हैं। अगर वो दूसरी कंट्री से कर रही है, WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सब से कर रही है, तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं। और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या होंगी? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हमने जो किसी दूसरे कंट्री को या दूसरे किसी स्टेट को हमने लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ पे हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए थे वो वापस आ गए। ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। जो हमने बाहर लोन दिए हुए हैं उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझे? कौन सा रीजनेबल करता है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल? रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अभी वी आर सो स्मॉल टू जज कि कौन सा रीजनेबल है। एक इकोनॉमी को उस समय की सिचुएशन क्या कहती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपके पास देखो, लोन्स अगर टू अदर कंट्री है और फ्रॉम अदर कंट्री है, अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को दिया है तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हमने लिया है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? इसके अलावा अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है या हम पे कर रहे हैं, अगर रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और अगर पे कर रहे हैं तो समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर हमने लोन किसी दूसरी कंट्री को दिया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे हमारी असेट्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर हमने लोन लिया है तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
रीपेमेंट का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर जो लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए हुए थे दूसरों को, उनसे, इसे हम ये भी कह सकते हैं रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन्स कह सकते हो, कि हमने जो लोन दिए हुए थे वापस आ गए। ठीक है, ये समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? Neither increase asset nor decrease revenue. neither मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। Neither increase in asset, neither increase in asset nor decrease in liability। ठीक है? Now the next point is it is incurred for regular operations. It is incurred for regular operations of government departments. Regular operations of government department and maintenance of services and maintenance of services। अभी जो तुम लोगों ने मेरे से पूछा कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें जो उनके एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं वो, तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग खड़ा करना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे पूरे स्टाफ की जो सैलरी जा रही है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, whereas to maintain those defense equipments up to date is revenue expenditure। फ्लाईओवर्स को बनाना, मेट्रो को बनाना, दिस इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बाद में इनकी मेंटेनेंस करना, थोड़ी टूट फूट हो जाए, रेगुलर मेंटेनेंस करना, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सी द डिफरेंस? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर, the purpose of such expenditure is not to build up any capital, is not to build up any capital asset, build up any capital asset, but to ensure normal functioning of गवर्नमेंट मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी वो मशीनरी की बात नहीं है जिससे प्रोडक्शन हो रही है, मतलब पूरा सिस्टम, जो गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है वो नॉर्मल फंक्शन करे, वो इसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है? नेक्स्ट, ऑल ग्रांट्स यार, अरे स्पेलिंग आती है, मैं पूछ रही थी। ग्रांट्स, all grants given to state governments, all grants given to state governments are treated as revenue expenditure। जो मैंने बात अभी बताई कि अगर हमें ग्रांट मिलती है तो भी वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर हम दे रहे हैं
तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ग्रांट्स रिकरिंग नहीं होती, उसके बावजूद भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स आर treated as revenue expenditure even though some of the grants may be for creation of assets। देखो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को ग्रांट मिली, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा ग्रांट मिला कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको घर बना के दो, ठीक है ना, ऐसे ग्रांट मिल गई हाउसिंग के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मिली। अब हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए ग्रांट मिली तो वो जो ग्रांट उन्हें मिली वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी। हाँ, जब वो असेट्स क्रिएट हो जाएगी तब वो हमारी असेट्स बन जाएंगी, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने असेट्स क्रिएट की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ग्रांट रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर हमने किसी को ग्रांट दी तो हमारे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगी, बाद में वो उस ग्रांट से कुछ भी बनाए, बट ग्रांट वाली जो आइटम है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, CSR के बारे में सुना है? मतलब कॉमर्स के बच्चों ने तो सुना ही होगा, शेमफुल है अगर कॉमर्स के बच्चों ने नहीं सुना तो। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों ने नहीं सुना, दैट इज ओके, सुना सबने होना चाहिए इस एज में आके। फुल फॉर्म भी पता है? सुना तो है, याद नहीं। मैं हिंदू, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पढ़ा था ना शायद CSR और LRR हैं? कुछ भी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज है, दैट इज जनरली 2%, दैट एवरी फर्म हैज टू गिव फॉर सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम सोशल पर्पस। ठीक है, वो देना पड़ता है, तो वो भी एक तरह की ग्रांट ही है, क्योंकि आपको वो एक ऐसे डोनेशन मिल रही है। तो जब वो डोनेशन मिल रही है तब तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब वो डोनेशन हमें मिली कि हमें कुछ बिल्डिंग बनाने है, जैसे अभी यहाँ पर एक BSES का ऑफिस की बिल्डिंग बन रही है नई, गाजीपुर के पास ही, वो CSR इनिशिएटिव ऑफ समवन है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो जब वो उसको बना लेंगे तो वो कहेंगे ये उन्होंने एसेट्स क्रिएट किए हैं, लेकिन ग्रांट जो मिली वो रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं। क्वेश्चन आता है ग्रांट रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अब ये क्या होगी, जैसी स्कूल बिल्डिंग देखते हैं आंख बंद करके कॉन्फिडेंस से भाई साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, ग्रांट रिसीव को तो भूल ही जाते हैं बच्चे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो जैसे स्कूल बिल्डिंग देखते हैं वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल देते हैं और फिर वो आंसर गलत हो जाता है और हमें सोचते हैं कि हम पूरा पेपर सही करके आए हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम लगा के ये बात बार बार इतने एग्जाम्पल्स के साथ बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी सारा खेल तो उस 3 घंटे का है जो आप वहां खेल कर आते हो, सब बेकार है वरना मामला। तो प्लीज कृपया करके अपने दिमाग में एक अलमारी खाली रखो जिसमें काम की बातें रखें, गंदगी के लिए बहुत छोटा सा कॉर्नर रखो, ठीक है। टाइम टू टाइम क्लीन योर माइंड। सो एनी ग्रांट रिसीव्ड ऑलवेज अ रेवेन्यू आइटम। हाँ क्या कुछ एग्जाम्पल नहीं, CSR मतलब कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो होती है वो किसी भी सोशल रिस्पॉन्स, किसी भी सोशल कॉज के लिए अपना पैसे देती है। That's it। किसी को भी दे सकती है, आपको जस्टिफाई करना होता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी हो सकता है, वो स्कूल्स में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, किसी को भी दे सकती है, हमें भी दे सकते हैं। हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सोशल कॉज में हम कैसे वो कर रहे हैं, हमें ये उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम जिस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं
वो सोशल कॉज पे कैसे हेल्पफुल होगा, तो सारी ग्रांट्स रेवेन्यू रिसीव होती है। या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स लिख लो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी, पेंशंस, ग्रांट्स, subsidies, education and health services, education and health services, defense services. Next, capital expenditure. आप इसकी डेफिनेशन तो आराम से बता ही दोगे। ये तो ना कोरस में आना चाहिए था जवाब, शर्म आनी चाहिए। डिक्रीज इन इधर इंक्रीज इन एसेट, और डिक्रीज इन लायबिलिटी। कमाल है यार। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। Such expenditures are incurred on long period development programs. Such expenditures are incurred on long period development programs. Long period development programs, capital assets or financial assets, capital assets or financial assets. Next point, these expenditures adds to the, these expenditure adds, ये वाला adds to the, प्लस वाला जमा करता है वो, adds to the capital stock of the company, adds to the capital stock of the company and raises its capacity to produce more in future. Examples: construction of building, roads, construction of building, roads, metro, bridges, purchase of land, machinery, लिख लेते हैं machinery भी, purchase of land, machinery, purchase of land, purchase of machinery, investment in shares, loans and advances to state and foreign governments, loans and advances to state and foreign governments, and last is repayment of borrowings, repayment of borrowings. ठीक है, अब हमने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए। अब इनसे डिराइव कंपोनेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। घड़ी मत दे कभी तो। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स का पार्ट होते हैं, नॉन प्लान जो इमीडिएटली करने पड़ जाते हैं विदाउट एनी प्लानिंग,
ठीक है। फिर हमारे पास डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉन डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते फिर भी नेसेसरी टू डू है, ठीक है। तो ये सब डेरिवेटिव डेफिनेशंस होती हैं जिनको हम कह देते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ना होने जैसा कुछ इसमें होता नहीं है। तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ कंपोनेंट्स की बात करी, अभी तक हमने सिर्फ ये बात की कि भाई गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या जरूरी है कि जितनी हमने रेवेन्यू सोचा है उतना ही एक्सपेंडिचर भी होगा, कम ज्यादा भी तो हो सकता है मामला। तो अगर हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट करें, एक है बैलेंस्ड बजट, एक है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या हुआ? बजट receipts are equal to budget expenditure। ये आर्यन, मेरे को ऐसा फील हो रहा है तुम सब सो रहे हो तो थोड़ा जगाना जरूरी है, इधर उधर ध्यान भटक रहा है थोड़ा। मतलब ये सामने है सब कुछ, सब कुछ सामने है। भाई चुप, ज्यादा भाई बना मत करो। श्रेयांश, सार्थक, बस इतनी सी तो बात थी। बजट रिसिप्ट्स are not equal to budget expenditure। ठीक है। अब जब नॉट इक्वल है तो या तो बजट रिसिप्ट्स ज्यादा होगी बजट एक्सपेंडिचर से, या बजट रिसिप्ट्स कम होगी बजट एक्सपेंडिचर से। If receipts are more than, then this is called surplus budget। And this is called deficit budget। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का। फिर जब हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो this is further categorized in 3 parts। One is revenue deficit, concentrate, fiscal deficit, and primary deficit। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं बैलेंस्ड बजट, व्हेन बजट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। अनबैलेंस्ड बजट, व्हेन बजट रिसिप्ट्स आर नॉट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। फिर जब हम अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, सरप्लस बजट, व्हेन रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। देन डेफिसिट बजट, व्हेन रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर। व्हेन डेफिसिट बजट को हम फर्दर 3 पार्ट्स में करते हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स।
प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये तीन तरह के डेफिसिट हैं which we have to study. So note it down. In the next class we will cover all these deficit and objectives of government budget. मुश्किल से हमारा 15-20 मिनट का ही चैप्टर और बचा है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.